डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सोचिए, एक ग्लोबल टेक कंपनी पर भारत में एक ऐसा जुर्माना लगने की तलवार लटक रही है जो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक हाई स्टेक लीगल बैटल की हकीकत है। आज हम इसी पेचीदा मामले की परतों को खोलेंगे। आज का हमारा विषय है एप्पल इंक द्वारा भारत के नए कंपटीशन कानून को दी गई कानूनी चुनौती। हम इस केस के कानूनी दांवपेच को समझेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, एप्पल के आर्ग्यूमेंट्स में कितना दम है और भारत में काम कर रही दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इसके क्या मायने हैं। और खासकर वकीलों और कानून के छात्रों के लिए ये एक जबरदस्त केस स्टडी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से लेकर कंपटीशन लॉ तक सब कुछ शामिल है। जी, और इस चर्चा के लिए हमारे पास जानकारी का एक मजबूत स्टैक है। और हाँ, हम सीधे द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के उन प्रावधानों पर भी नजर डालेंगे जो इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एप्पल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये मामला किसी नए आईफोन या गैजेट के बारे में नहीं है, बल्कि भारत में बिजनेस करने के बुनियादी नियमों के बारे में है। क्या है ये पूरा मामला? तो इस पूरे विवाद की जड़ 2024 में कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में किया गया एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा। इसे समझने के लिए पहले पुराना सिस्टम जानना जरूरी है। पहले अगर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई किसी कंपनी को कंपटीशन कानून का उल्लंघन करते हुए पाता था तो वो उस पर जुर्माना लगा सकता था। लेकिन वो जुर्माना कंपनी के सिर्फ उस प्रोडक्ट या सर्विस के टर्नओवर पर आधारित होता था जिससे जुड़ा उल्लंघन हुआ हो। लीगल भाषा में इसे रेलेवेंट टर्नओवर कहते थे। अच्छा, मतलब अगर किसी कंपनी के 100 प्रोडक्ट्स हैं और गड़बड़ी सिर्फ एक में है तो जुर्माना भी सिर्फ उसी एक प्रोडक्ट की कमाई पर लगेगा। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन अब खेल बदल गया है। 2024 के संशोधन ने खास तौर पर एक्ट के सेक्शन 27B में सीसीआई को एक बहुत बड़ी शक्ति दे दी है। क्या शक्ति? अब सीसीआई के पास ये अधिकार है कि वो कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का 10% तक का जुर्माना लगा सकती है। एक मिनट, ग्लोबल टर्नओवर मतलब पूरी दुनिया की कमाई का 10%? जी। बस इस एक शब्द को बदलने से तो पूरा समीकरण ही बदल गया। एप्पल के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। हमारे स्रोतों के मुताबिक एप्पल के ग्लोबल रेवेन्यू के हिसाब से ये संभावित जुर्माना लगभग $38 बिलियन तक जा सकता है। $38 बिलियन? जी, मैं फिर से दोहराता हूँ, $38 बिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो चौंकाने वाला है। दैट्स नॉट जस्ट अ फाइन, दैट्स एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। सरकार ने इतना बड़ा और सख्त कदम क्यों उठाया? इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य भारत के एंटी ट्रस्ट कानून को वैश्विक मानकों, खासकर यूरोपियन यूनियन के लेवल पर लाना है। ओके। सीसीआई और सरकार का तर्क ये है कि एप्पल, गूगल जैसी विशालकाय कंपनियों के लिए सिर्फ उनके भारतीय राजस्व पर आधारित जुर्माना एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा हो जाता है। एक छोटा मोटा खर्चा। हाँ, वो उसे आसानी से चुकाकर वही काम दोबारा कर सकती हैं। एक मजबूत डिटेरेंट यानी एक प्रभावी निवारक के लिए जुर्माना इतना बड़ा होना चाहिए कि उन्हें सच में फर्क पड़े। और फर्क तो उनके ग्लोबल वॉलेट पर ही पड़ेगा। दिलचस्प बात है। मतलब सरकार का मानना है कि अगर कंपनी ग्लोबल है तो सजा भी ग्लोबल स्केल की होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, इस सोच को सपोर्ट भी मिल रहा है। एप्पल के खिलाफ शिकायत करने वालों में से एक है मैच ग्रुप, जो टिंडर जैसी एप्स की मालिक है। सही, उन्होंने सीसीआई के सामने यही दलील दी है कि सिर्फ ग्लोबल टर्नओवर पर आधारित जुर्माना ही एप्पल जैसी कंपनियों को बार बार कंपटीशन विरोधी व्यवहार करने से रोक सकता है। तो यहाँ एक तरह से इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा बड़े जुर्माने की वकालत कर रहा है। जी ठीक है, तो सीसीआई बड़ी टेक कंपनियों पर लगाम कसना चाहता है और इसके लिए उसने अपने कानूनी हथियार को अपग्रेड कर लिया है। लेकिन जाहिर है, एप्पल जैसी कंपनी इसे चुपचाप तो स्वीकार नहीं करेगी। वो इस नए कानून को असंवैधानिक कह रही हैं। हाँ, और उनके कानूनी तर्क क्या हैं? यहीं से मामला कानून के जानकारों के लिए और भी दिलचस्प हो जाता है। बताइए। एप्पल के मुख्य रूप से 2 बड़े कानूनी तर्क हैं और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की गहराइयों में जाते हैं। पहला और सबसे मजबूत तर्क है कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने और स्थापित फैसले का सीधा उल्लंघन है। ओके, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब यहाँ जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात हो रही है। कौन सा केस है ये? उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल था कि कॉम्पिटिशन एक्ट में लिखे टर्नओवर शब्द का मतलब क्या है। क्या ये पूरी कंपनी का टर्नओवर है या सिर्फ उल्लंघन करने वाले प्रोडक्ट का? और कोर्ट ने क्या कहा? और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से फैसला दिया था कि इसका मतलब रेलेवेंट टर्नओवर ही है, यानी सिर्फ उस प्रोडक्ट से हुई कमाई जिससे उल्लंघन जुड़ा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुका है तो संसद बस एक कानून पास करके उसे बदल कैसे सकती है? क्या ये न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति नहीं है? बिल्कुल। ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर ही सवाल उठाता है। यही तो इस केस का सबसे आकर्षक कानूनी पहलू है। एप्पल का आर्गुमेंट यही है कि 2024 का ये संशोधन संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने की कोशिश है, जो सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप कानून को भविष्य के लिए बदल सकते हैं, लेकिन आप एक न्यायिक व्याख्या को इस तरह से पलट नहीं सकते। इसके अलावा वो प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता के सिद्धांत का भी हवाला दे रहे हैं। सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए। सही पकड़ा। समझ गई। अब उनके दूसरे तर्क पर आते हैं। आपने कहा था कि वो इसे मनमाना भी कह रहे हैं। हाँ, उनका दूसरा तर्क सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 से जुड़ा है, जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। एप्पल की याचिका में साफ तौर पर मनमाना, असंवैधानिक, बेहद अनुपातहीन और अन्यायपूर्ण जैसे बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और इसका आधार क्या है?
मतलब मनमाना या आर्बिट्री होने का लीगल टेस्ट क्या है यहाँ पर? उनका कहना है कि ये कानून दो ऐसी कंपनियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है जो असल में बहुत अलग है। जैसे? उदाहरण के लिए एक कंपनी जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है और एक मल्टी प्रोडक्ट ग्लोबल कंपनी, अगर दोनों एक ही जैसा छोटा उल्लंघन भारत में करती हैं तो पहली कंपनी पर उसकी कुल कमाई का 10% लगेगा, जबकि दूसरी पर उसकी पूरी ग्लोबल कमाई का 10%, जो शायद हजारों गुना ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। एप्पल का कहना है कि ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। अगर उल्लंघन सिर्फ भारत की एक छोटी बिजनेस यूनिट में हुआ है तो जुर्माना पूरी दुनिया की कंपनी के टर्नओवर पे क्यों लगाया जाना चाहिए? ये तर्क सुनने में काफी दमदार लगता है। और मुझे लगता है कि एक और एंगल है जो उन्हें परेशान कर रहा होगा कि इस कानून को पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है, मतलब रूल्स ऑफ द गेम को मैच के बीच में ही बदल दिया जाए। बिल्कुल सही। लीगल भाषा में इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, और ये एप्पल की एक बहुत बड़ी चिंता है। देखिए, सीसीआई ने एप्पल के ऐप स्टोर की जांच 2022 में शुरू की थी, जब पुराना कानून लागू था। हाँ, और कानून 2024 में बदला है। एप्पल को डर है कि सीसीआई इस नए और कहीं ज्यादा सख्त नियम को उस उल्लंघन के लिए लागू कर सकता है जो कथित तौर पर कानून बदलने से पहले हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इसका कोई उदाहरण है? एप्पल ने अपनी याचिका में एक दूसरे मामले का जिक्र किया है जहां उनका आरोप है कि सीसीआई ने हाल ही में ऐसा किया भी है। इससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। अच्छा। उनका तर्क है कि यह कानूनी निश्चितता, लीगल सर्टेनिटी के सिद्धांत के खिलाफ है। जब उन्होंने कथित तौर पर कोई काम किया तब उसके नतीजे कुछ और थे, और अब आप उन नतीजों को बदल रहे हैं। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत अस्थिर माहौल बनाता है। निश्चित तौर पर। तो कुल मिला के एक तरफ सीसीआई है जो ग्लोबल टेक कंपनियों पर लगाम कसने के लिए एक ब्रह्मास्त्र चला रहा है, और दूसरी तरफ एप्पल है जो संविधान की ढाल लेके पूरी ताकत से इसका विरोध कर रहा है। इस पूरी लड़ाई की बड़ी तस्वीर क्या है? दांव पर क्या लगा है? दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये केस सिर्फ एप्पल और सीसीआई के बीच का नहीं है, ये भारत के कंपटीशन कानून के भविष्य के लिए एक लिटमस टेस्ट है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है एक राष्ट्रीय नियामक की शक्ति और एक आधुनिक बिना सीमाओं वाली डिजिटल कंपनी के वैश्विक स्वरूप के बीच का तनाव। सही। सीसीआई का नजरिया यह है कि जब ये कंपनियां विश्व स्तर पर ऑपरेट करती हैं, उनके बिजनेस मॉडल ग्लोबल होते हैं, तो उनके उल्लंघनों के लिए जुर्माना भी उनके वैश्विक आकार को दर्शाने वाला होना चाहिए, तभी वो असरदार होगा। और भारत में काम कर रही दूसरी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों पर इसका क्या असर होगा? मुझे यकीन है कि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट की लीगल डिपार्टमेंट्स इस केस पर गिद्ध की तरह नजर रखे होंगे। निश्चित रूप से। वे सिर्फ नजर नहीं रखें, वे शायद अपनी रणनीतियां भी बना रहे हैं। इस केस का जो भी नतीजा होगा वो इन सभी कंपनियों के लिए एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट कायम करेगा, एक नजीर बन जाएगा। जी, ये फैसला भारत में व्यापार करने के वित्तीय जोखिम को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देगा। सोचिए, एक कंपटीशन कानून का उल्लंघन आपकी कंपनी के लिए 30-40 बिलियन डॉलर का रिस्क बन सकता है। इससे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या इससे भारत में निवेश को लेकर कंपनियां डरेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ आप मजबूत रेगुलेशन चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट को डराना भी नहीं चाहते। यही तो संतुलन है। यही वो संतुलन है जिसे बनाने की चुनौती है। एक मजबूत निवारक बनाने और यह सुनिश्चित करने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए कि जुर्माना इतना ज्यादा ना हो कि वो दंडात्मक यानी प्यूनिटिव बन जाए। एप्पल के लिए ये एक मुश्किल लड़ाई है, एक अपहिल बैटल है। क्यों? जबकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स तो काफी मजबूत लग रहे हैं। क्योंकि अदालतें आमतौर पर संसद द्वारा बनाई गई एक स्पष्ट विधायी नीति में हस्तक्षेप करने से बचती हैं। अच्छा। जब संसद ने सोच समझकर एक कानून बनाया है तो अदालतें उसे तब तक नहीं छूती जब तक कि वो साफ तौर पर असंवैधानिक ना हो। यहाँ सरकार कह सकती है कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाने के लिए लिया गया है। तो एप्पल को ये साबित करना होगा कि ये कानून सिर्फ सख्त नहीं है बल्कि पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक है, जो एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है। समझ गई। तो हमारे सामने एक बड़े आर्थिक कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती है, 38 बिलियन डॉलर के जुर्माने की तलवार लटक रही है, और एक ऐसा मामला है जो भारत में ग्लोबल टेक कंपनियों के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है, जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी जी। और कानून के पेशेवरों और छात्रों के लिए ये एक ऐतिहासिक मामला है। इसमें संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून और प्रतिस्पर्धा कानून के सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक साथ आ गए हैं। हाँ, ये टर्नओवर की परिभाषा से लेकर न्यायिक मिसाल के सामने विधायी शक्ति की सीमाओं जैसे बुनियादी सवालों पर बहस छेड़ता है। सही कहा। ये केस आने वाले कई सालों तक लॉ स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए जो ज्यादातर लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में बार बार बताया गया है कि कॉम्पिटिशन एक्ट का एक मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी है। और यहीं से ये सबसे उत्तेजक सवाल उठता है, एक वैश्विक टेक दिग्गज और एक राष्ट्रीय नियामक के बीच इस अरबों डॉलर की लड़ाई में ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम विजेता भारतीय उपभोक्ता हो। एक उपभोक्ता समर्थक या प्रो कंज्यूमर परिणाम असल में दिखता कैसा है? क्या ये एप्पल पर लगाया गया एक भारी भरकम जुर्माना है जो भविष्य में किसी भी बड़ी कंपनी को गलत व्यवहार करने से रोकता है, या ये एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण है जो बाजार की शक्ति को नियंत्रण में तो रखता है लेकिन साथ ही इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित नहीं करता? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है।